साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी डिमांड पर कल ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से अपन ने शुरू किया था, जहाँ जाना था कि आखिरकार भूगोल है क्या, इसमें पढ़ना क्या चाहिए हमें। ठीक है, इन सब बातों पर हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जैसे भूगोल का जनक कौन है, हेकेटियस। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, एरेटोस्थनीज। भूगोल को कितने भागों में बांटते हैं, तो आपने देखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इससे रिलेटेड परिभाषाएं वगैरह थी, चाहे वो स्ट्रैबो की परिभाषा रही हो, फ्रीमैन और रॉक की परिभाषा हो, क्लाउडियस टॉलमी की परिभाषा हो, इन सभी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। तो अब हम लोग कल से आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो कल की क्लास हम लोगों ने जहां तक देख ली थी, थोड़ा उससे आगे चलेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने भैया देख लिया था कि जो भूगोल है अर्थात ज्योग्राफी, उसको आप दो भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पे बात कर। मानव भूगोल पढ़ना था, ठीक है। इसमें आपको मैंने क्या क्या बता दिया था वो थोड़ा सा बता दूं। जैसे भौतिक भूगोल क्या है, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त दिया गया जो भी कुछ है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में। जैसे आप इसमें स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सभी किसका हिस्सा है, भौतिक भूगोल का है। वहीं जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, ये सभी किसके हिस्से हैं, मानव भूगोल के। इसके जो जनक थे वो थे आपके फ्रेडरिक रैटजेल, और इसके थे आपके पोलोडोनियस। तो ये आपका कल का दायरा था। अब अपन लोग यहां से आगे चलेंगे। तो जैसे भैया अपन लोगों को पता है कि जो भौतिक भूगोल है, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार भौतिक भूगोल में आप अध्ययन किसका करते हैं। तो भौतिक भूगोल में जो अध्ययन करते हैं, अपन स्टडी करते हैं, वो किसकी करते हैं। जैसे आपका जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, ठीक है। इसका अध्ययन करते। अगर पूछा जाए कि इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है या अध्ययन की दृष्टि से इसको किस हिसाब से वर्गीकृत करते हैं, तो इसी को अपन लोग भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान या जलवायु विज्ञान के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो यहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक अपन को पता है, पोलोडोनियस। कल के मुद्दे से हम लोग आगे बढ़े। भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। उसके बाद जब भौतिक भूगोल की बात की तो इसका जनक कौन है, पोलोडोनियस। इसमें अध्ययन किसका करते हैं, तो जलमंडल का करते हैं, स्थल मंडल का करते हैं, वायुमंडल का करते हैं और जैव मंडल का करते हैं। ये
हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर। जलमंडल जो पृथ्वी पे जलीय भाग है, ऐसे कह सकते जलमंडल है। स्थल वाला जो भाग है वो स्थल मंडल है। जो पृथ्वी से ऊपर लेयर ऑफ एयर, वायु की जो परतें हैं, वो आपका वायुमंडल है। और जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, अर्थात जहां पर जीवधारी उपस्थित है वो जो क्षेत्र है आपका क्या है, जैव मंडल है। अर्थात इनमें से अगर पूछा जाए इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आपका क्या होता है, तो ये आपका बायोस्फीयर होता है, जैव मंडल। ये प्रश्न पूछा गया है कई एक बार टेट वगैरह के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मंडल बड़ा है, तो वो जैव मंडल है। अगर ये ऑप्शन ना हो, इनमें से हो, तो आप कह सकते हैं फिर आपका जल मंडल बड़ा है। ठीक है साहब। भू आकृति विज्ञान वगैरह के बारे में, जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की के महाद्वीप, महासागर वगैरह कहाँ है, वो सब इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, इनको समझने के लिए कि भौतिक भूगोल को हमें समझना कैसे है, इसके लिए हम लोगों को समझना होगा उच्चावच के बारे में। उच्चावच, यहां से एसआई के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया कि डेल्टा द्वारा निर्मित जो आकृतियां होती हैं वो निम्न में से किस प्रकार के उच्चावच होते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बात उच्चावच पे करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, तो भौतिक भूगोल में भैया आप लोगों ने देखा क्या क्या कि भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियस है। इसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा मंडल जैव मंडल है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सभी भौतिक भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं। भौतिक भूगोल को समझने के लिए हमें उच्चावच समझना। हालांकि जब आगे हम लोग मैप वगैरह पढ़ेंगे तो उच्चावच पे वहां पे और अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि उच्चावच क्या होते हैं और इसे इनकी आवश्यकता ज्योग्राफी भूगोल पढ़ने में कैसे मदद करती है हमारी। तो जो उच्चावच है, यहाँ पे हम लोगों से काफी बार पूछता है कि प्रथम उच्चावच क्या होते हैं, उच्चावच क्या होते हैं, द्वितीय उच्चावच क्या होते हैं, उच्चावच क्या होते हैं, तृतीय उच्चावच क्या होते हैं, ये इनके बारे में पूछता है एग्जाम में आपसे। जब आप मेंस वगैरह देंगे पीसीएस या आईएएस का, तो उस जगह कभी लिखने को आ सकता है। बाद बाकी यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन तो बनता ही बनता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो के प्री एग्जाम में जहाँ जीएस आती है, एनडी वगैरह है, जो भी मतलब जहाँ से भी जीएस का सेक्शन है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, जीडी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, इन उस जगह पर आपका ये आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम उच्चावच क्या होते हैं, तो देखो आपने भैया देखा था कि भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल जो है उसमें अपन लोगों ने जाना था कि इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो कुछ है उसके बारे में लगभग आप पढ़ते हैं। और अब प्रकृति की चीजों को समझने के लिए हम लोगों को उच्चावच के बारे में जानना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा, या पृथ्वी पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा, तो जिस चीज का पहले निर्माण हुआ वो आपके प्राथमिक उच्चावच माने जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप और महासागर जो होते हैं ये किस प्रकार के उच्चावच हैं, तो आप कह सकते हैं प्राथमिक उच्चावच है। ये वाला प्रश्न कई एक बार पूछा गया है एग्जामों में कि महासागर निम्न में से किस प्रकार का उच्चावच है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय या तृतीय, तो ये प्रथम में आता है। आपने देखा कि अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने होंगे, तो महाद्वीप और महासागर क्या हो गए, प्राथमिक उच्चावच। अच्छा, इनके बनने के बाद भैया क्या बना होगा,
पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, मैदान, ये सब बने होंगे। तो इनको आप कह देंगे द्वितीयक उच्चावाच्य। यानी द्वितीयक उच्चावाच्य में क्या आ जाएगा, आपका पर्वत आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, पर्वत पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे, झीलें आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी। ये आपका क्या है, तो आप कह सकते हैं ये आपके द्वितीयक उच्चावाच्य हैं। महाद्वीप और महासागर प्राथमिक उच्चावाच्य हैं। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, ये द्वितीयक उच्चावाच्य हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल देता है कि निम्न में से कौन द्वितीयक उच्चावाच्य है, या नदी, झील कैसा उच्चावाच्य है। ठीक है। अच्छा, तृतीयक उच्चावाच्य में कौन कौन फिर आएगा, देखो सबसे पहले महाद्वीप, महासागर बने होंगे, उसके बाद पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, ये सब बना होगा। अब नदियों द्वारा डेल्टा बनाए गए होंगे, या कोई भी प्रक्रिया हुई होगी तो भ्रंश घाटियां बनी होंगी, मिट्टी का अपर्दन हुआ होगा, निक्षेपण हुआ होगा। तो अपर्दन, निक्षेपण, डेल्टा, भ्रंश आदि के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं वो आपकी कहलाती हैं क्या, तृतीयक श्रेणी के उच्चावाच्य। ठीक है। तो क्या देखा कि अपर्दन, निक्षेपण, भ्रंश, डेल्टा आदि द्वारा निर्मित आकृतियां, ठीक भाई, यहां तक आप समझ चुके। तो एक बार आप फिर से रिकॉल करिए। भौतिक भूगोल अपन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। भौतिक भूगोल के जनक पोलोडोरियस है। भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि के बारे में बांटते हैं। भौतिक भूगोल को समझने के लिए हमें उच्चावाच्य जानना होता है। उच्चावाच्य 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। महाद्वीप, महासागर प्राथमिक उच्चावाच्य हैं। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, ये आपके द्वितीयक श्रेणी के उच्चावाच्य हैं। अपर्दन, निक्षेपण, भ्रंश या डेल्टा द्वारा जो निर्मित आकृतियां हैं वो आपकी द्वितीयक श्रेणी के उच्चावाच्य हैं। इससे आगे हम लोग चलते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ से देखना चाहूं तो आप लोगों से और ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से भाई, अपन ने देखा था कि अपन भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, जैव मंडल पढ़ेंगे, मंडल पढ़ेंगे। पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट स्थल मंडल पढ़ाना स्टार्ट करूं कि ये सागर है, महासागर है, नदियां हैं, वो जल से संबंधित जो पार्ट है स्थल मंडल है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आखिरकार स्थल मंडल वाला भाग जल मंडल वाले भाग से अलग कैसे हो गया, ये निर्माण कैसे हुआ, तो इससे संबंधित तमाम सिद्धांत भी हैं। तो हम लोग इससे रिलेटेड सिद्धांतों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, और सिद्धांत पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, और आप नहीं बता कमेंट करके या तो जल्दी जवाब सुने बताइए, नहीं तो मैं लिख के आपको बता दूंगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, भौगोलिक विश्वकोश के बारे में किसने बताया, सबसे पहले वातावरणवाद किसने दिया, विश्व का मानचित्र किसने बनाया, भारत का मानचित्र किसने बनाया, भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र से जोड़ा किसने, मानसून की सटीक जानकारी किसने दी, जो मानचित्र होते हैं उनका प्रदर्शन किस आधार पर है, तो इन सब बातों में हम लोग जानते हैं। जैसे आपसे पूछेगा सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लेगा भौगोलिक विश्वकोश के बारे में किसने बताया,
विश्वकोश के बारे में किसने बताया? वातावरणवाद किसने दिया? वातावरणवाद किसने दिया? प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? भूभौतिकी का जनक कौन है? भूभौतिकी का जनक कौन है? क्षेत्रीय भूगोल का जनक कौन है? क्षेत्रीय भूगोल का जनक कौन है? इसके साथ साथ आराम कुर्सी वाला भूगोल बत्ता कौन है? आराम कुर्सी वाला भूगोल बत्ता कौन है? आप यकीन मानिए ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे गए। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? विश्व भौगोलिक कोश किसने दिया? वातावरणवाद किसने दिया? प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? भूभौतिकी का जनक कौन है? क्षेत्रीय भूगोल का जनक कौन है? आराम कुर्सी वाला भूगोल बत्ता किसे कहते हैं? ये डायरेक्ट आपके प्रश्न आए हुए। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओ सावर। कौन है? कार्ल ओ सावर। ठीक है। आपसे पूछा जाए भौगोलिक विश्वकोश के बारे में किसने बनाया? तो स्ट्रैबो द्वारा बताया गया। वातावरणवाद किसने दिया? तो ये हेरोडोटस द्वारा वातावरणवाद दिया गया। प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है आपका? तो ये हर्बर्टसन है प्रादेशिक भूगोल के जनक। भूभौतिकी का जनक कौन है? तो भूभौतिकी के जनक जो है वो एराटोस्थनीज है। क्षेत्रीय भूगोल का जनक रिटर को कहते हैं। आराम कुर्सी वाला भूगोल बत्ता जो है वो भी रिटर को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या देखा? आराम कुर्सी वाला भूगोल बत्ता कौन है? भैया रिटर है। क्षेत्रीय भूगोल का जनक भी किसको कहते हैं? रिटर को कहते हैं। भूभौतिकी का जनक कौन है? तो एराटोस्थनीज है। एराटोस्थनीज को कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल का रॉबर्टसन को कहा जाता है। रॉबर्टसन को कहा जाता है। वातावरणवाद हेरोडोटस ने दिया। ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश स्ट्रैबो ने दिया। ये कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। चलिए, अभी आपको स्थलमंडल के जो सिद्धांत है वो भी बताएंगे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर कहते हैं। अब ये सांस्कृतिक भूगोल क्या है? देखो साहब, विश्व में, अपने देश में, तमाम क्षेत्रों में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, यही उनकी संस्कृति है। तो कहाँ के लोग किस तरीके का पहनावा पहन रहे हैं, कैसा उनका कल्चर है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी कार्ल ओ सावर ने। इसलिए अपन लोग सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहते हैं कार्ल ओ सावर को। भौगोलिक विश्वकोश के बारे में बताया स्ट्रैबो ने। और स्ट्रैबो ने, कल मैंने आपको बताया था, इन्होंने पृथ्वी को दीर्घायत कहा है, न्यूटन ने नारंगी कहा है और अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल कहा था। ठीक है। वातावरणवाद जो दिया हेरोडोटस ने दिया। वातावरणवाद जो दिया वो हेरोडोटस ने दिया। और इनको ही आप फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है। इन्हीं को डेल्टा का जनक भी कहा जाता है। डेल्टा का जनक, डेल्टा का जनक कहा जाता है। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि डेल्टा का जनक या डेल्टा का पिता किसको कहते हैं, तो डेल्टा का पिता भैया हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। सबसे पहला डेल्टा किसको मिला? तो सबसे पहला डेल्टा जो मिला, प्रथम डेल्टा जो मिला वो भी आपको इनको ही मिला। और वो कहाँ पर मिला? तो वो नील नदी पर मिला। नील नदी पर मिला। ठीक है। जिस डेल्टा का नाम क्या था? आस्वान डेल्टा था। आस्वान डेल्टा करके नाम था। इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार आकृति थी। कई एक बार पूछा जाता है
कि सबसे पहले डेल्टा की जानकारी किसने दी? हेरोडोटस ने। डेल्टा का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। सबसे पहला डेल्टा किस नदी पर मिला? नील नदी पर। उसका नाम क्या था? आस्वान डेल्टा था। और नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। चीन का शोक किसको कहते हैं? वांगो नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ठीक है, ये तमाम आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भूभौतिकी का जनक यानी जियो, देखो ज्योग्राफी का जो जनक है वो हिकेटियस है, लेकिन जियोडिसी का जो जनक है वो एराटोस्थनीज है। और एराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा सबसे पहले आपका वो बताया गया कि मतलब कह सकते हैं कि ग्लोब पर जो विषुवत रेखा की लंबाई मापने का प्रयास किया सबसे पहले एराटोस्थनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं एराटोस्थनीज को। ज्योग्राफी शब्द भी सबसे पहले दिया किसने? एराटोस्थनीज ने। रिटर को आप क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहते हैं और इनको आराम कोशी वाला भूगोल बत्ता कहा जाता है। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो नवनियतवाद दिया गया था। निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, नवनियतवाद, तो हम लोग इसके बारे में आगे जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो और जानेंगे। अच्छा, इसके अलावा और जैसे हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपसे एक बार को अगर पूछ ले कि बताओ भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? विश्व का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं? ये बताना है आपको। भारत के मानचित्र का निर्माता किसको कहते हैं? मानचित्र का निर्माता किसको कहते हैं? ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? ग्लोब का निर्माता या सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया? ठीक है। और भारत के मानचित्र को विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित किसने किया? ठीक है। संसार का प्राचीनतम मानचित्र क्या है? संसार का प्राचीनतम मानचित्र कौन सा है? कहाँ पर मिला? ठीक है। और आपका एक और प्रश्न पूछा जाता है, पेंटोग्राफ क्या है? पेंटोग्राफ क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कई एक बार कि जैसे सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया? भारत का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया? ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया? भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र के साथ ऐड किसने किया? जोड़ा किसने? संसार का सबसे पहला मानचित्र कहाँ पर मिला? उसका नाम क्या था? पेंटोग्राफ क्या है? ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो साहब, विश्व मानचित्र जो निर्माण किया वो आपका किया अनेक्सीमेंडर ने। किसके द्वारा? अनेक्सीमेंडर द्वारा। और भारत के मानचित्र को बनाया सबसे पहले एन विले ने। और ग्लोब का निर्माण किया सबसे पहले मार्टिन बेहम ने। भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र के साथ जोड़ा तो क्लाउडियस टोल्मी के द्वारा जोड़ा गया, जिन्होंने अनजान भूमि की खोज की। संसार का सबसे पहला मानचित्र मिला बेबीलोन में, ट्यूरिन पैपिरस करके नाम था। और पेंटोग्राफ क्या है? तो पेंटोग्राफ वो यंत्र है जो मानचित्र को छोटा बड़ा करने में उपयोग करते हैं। तो विश्व मानचित्र निर्माता कौन है? अनेक्सीमेंडर को कहते हैं। भारत का नक्शा बनाया एन विले द्वारा बनाया गया। ठीक है। और ये है मार्टिन बेहम द्वारा बनाया गया। ठीक है। और भारत के नक्शे को विश्व के नक्शे के साथ जोड़ा तो आपका ये टोल्मी द्वारा जोड़ा गया। संसार का प्राचीन मानचित्र है ट्यूरिन पैपिरस, जो कहाँ पर मिला? तो ये आपका बेबीलोन में ये मिला। और पेंटोग्राफ क्या है? तो मानचित्र को छोटा बड़ा
करने वाला यंत्र। ठीक है, एक बार आप पुनः रिवाइज कर लीजिए। विश्व मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? एनेक्सीमेंडल ने। भारत के मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया? एन विले ने। ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया? मार्टिन बेहम ने। भारत के मानचित्र का निर्माण किसने किया? मानचित्र को विश्व के मानचित्र के साथ किसने जोड़ा? टॉलमी ने। संसार का सबसे पहला मानचित्र कहाँ पर मिला? बेबीलोन में, जिसका नाम क्या है? ट्यूरिन पैपिरस। ठीक है, पेंटोग्राफ क्या है? तो मानचित्र को छोटा बड़ा करने का यंत्र है। ये भी प्रश्न कई एक बार आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा जैसे तुम्हें पूछ लेगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब पर सबसे पहले देशांतर रेखा खींचने का किसने प्रयास किया? तो वो हेरोडोटस द्वारा किया गया। कुछ और फैक्ट हैं तो एक बार कर लेते हैं उनको भी। तो आगे चलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कई एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किसने किया? अक्षांश, ये विषुवत रेखा कहते हैं। छोड़ो, इसको तो पर बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा भारतीय मानसून के बारे में सटीक जानकारी, भारतीय मानसून के बारे में सटीक जानकारी किसने दी? सबसे पहले मानसून की खोज किसने की? मानसून की खोज किसने की? मौसम विज्ञान का संस्थापक किसको कहते हैं? मौसम विज्ञान का संस्थापक किसको कहते हैं? ये भी आपसे प्रश्न भैया पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोब पर देशांतर रेखा खींचने का जो प्रयास किया वो आपका हेरोडोटस द्वारा ही किया गया। जबकि जैसे ये देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो आप जानते हैं ये क्या है? ग्लोब है। दिस इज ग्लोब, द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्लोब। अब ग्लोब पर भैया जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें खींची गई है, इनको आप क्या कह देते हैं? इन्हीं को आप लॉन्गिट्यूड कह देते हैं, देशांतर कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं? देशांतर। आगे पढ़ाऊंगा देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले ये खींचने का प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले खींचने का जो प्रयास किया वो आपका हेरोडोटस द्वारा किया गया। हेरोडोटस द्वारा किया गया। और हेरोडोटस को ही क्या कहते हैं? डेल्टा का पिता कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहते हैं हेरोडोटस को। अब आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मानसून के बारे में सटीक जानकारी किसने दी? तो भारतीय मानसून के बारे में सटीक जो जानकारी दी वो आपकी दी किसने? अल मसूदी द्वारा दी गई। अल मसूदी द्वारा दी गई। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? अल मसूदी ने। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है? तो आपका मानसून का आगमन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। केरल से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन कहाँ है? केरल में है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो किसकी सीमा पे है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। ये चीजें। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? केरल में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। ये ऐसे तमाम प्रश्न बनते हैं। मानसून की खोज के बारे में अगर हम लोगों से पूछा जाए तो वो है आपका हम्बोल्ट है। मानसून की खोज किसने की है? तो हम्बोल्ट द्वारा की गई। और मौसम विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पालस को कहा जाता है। हिप्पालस को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न थे आपके? सबसे पहले ग्लोब पर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? हेरोडोटस ने, जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, डेल्टा का पिता कहते हैं। इन्हें सबसे पहला दुनिया का डेल्टा प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो नील नदी पर मिला। नाम क्या था? आसवान डेल्टा था। आकृति कैसी थी? तो उसकी त्रिकोणीय आकृति थी।
भारतीय मानसून के बारे में सटीक जानकारी किससे मिलती है? तो अल मसूदी द्वारा मिलती है। सबसे पहले मानसून आता कहाँ है? केरल में आता है। मानसून की खोज किसने की? हम्बोल्ट ने की, ठीक है। और सबसे पहले जानकारी कहाँ के लोगों ने दी? तो अरब के लोगों ने दी। मौसम विज्ञान का संस्थापक किसको कहते हैं? तो हिप्पालस को कहा जाता है, हिप्पालस को कहा जाता है। ये चीजें हैं। आपको इसके अतिरिक्त जैसे साहब जो ग्लोब होता है, मानचित्र जो है, मानचित्र को आप कैसे समझते हैं? जैसे मानचित्र पे हम लोग जो सागर महासागर के बारे में जानते हैं, तो वो किस तरीके, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ वगैरह के बारे में जो मानचित्र का मानचित्रण होता है वो क्या कहलाता है? तो साहब वो भूकर मानचित्रण कहलाता है। जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा संसार के मानचित्र का प्रदर्शन कैसे होता है? संसार यानी मानचित्र को आप देखते किस नजरिए से हैं? ये 3 पॉइंट और आपको देखने हैं। मानचित्र का मानचित्रण यानी आप किसी मानचित्र पर किसी को जो देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैसे आपसे पूछा जाए संसार के मानचित्र का प्रदर्शन किस पे होता है? संसार के मानचित्र का प्रदर्शन कैसे करते हैं? एक ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। खेत बाग के मानसून का किस पे करते हैं? खेत और बाग के मानचित्र का प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसके अलावा आपका वायदाब तापमान, वायदाब तापमान, वायदाब के मानचित्र का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये आपसे प्रश्न आ जाते हैं भैया। जैसे कई बार आया हुआ है कि मानचित्रण से संबंधित चर्चा करिए। संसार के मानचित्र का प्रदर्शन किस आधार पर होता है? तो ये कहलाता है मिलेनियम मानचित्र, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको भूखर मानचित्रण कहते हैं। मानचित्रण कहते हैं। और इसको मौसम मानचित्रण कहते हैं। मौसम मानचित्रण कहते हैं। मानचित्र मिलियन, भैया इसे मिलियन बोलते हैं, मिलियन, ठीक। प्रश्न कैसे आता है कि संसार के मानचित्र का प्रदर्शन निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन देगा मिलियन मानचित्रण, भूखर मानचित्रण, मौसम मानचित्रण। तो संसार वाले का कहलाता है मिलियन मानचित्रण। बाघ वगैरह का प्रदर्शन होता है तो वो आपका भूखर मानचित्रण कहलाता है। और वायदाब तापमान इनके बारे में मौसम मानचित्रण कहलाता है। इसके साथ साथ हम लोग उच्चा बच्चे जैसे अपन लोगों ने अभी देखे, तो इससे अगली क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो स्थल मंडल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। स्थल मंडल से संबंधित जो भी आपके सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। तो इसे अगले फिर एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।